हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलिस? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रवीना अपने हालातों और अपने अंदर के जज्बातों से लगातार परेशान थी और पूरी रात वो खुद से सवाल करती रही। दूसरे दिन भी सुबह उसकी बेचैनी थमने का नाम नहीं ले रही थी। हालांकि वो खुद को कई बार शांत करने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन सभी व्यर्थ, सभी बेमतलब साबित हो रहे थे और अपने जज्बातों से वो चाह कर भी खुद को रोक नहीं पा रही थी, खुद को सुलझा नहीं पा रही थी। दूसरे दिन की सुबह धुंध और धूप के बीच वो कुछ देर तक बैठी रही और फिर उसे याद आता है, इस तरह के एहसासों की उसके पुलिस लाइन में तो कोई ज़रूरत नहीं थी। बर्फ पिघल रही थी, हवा में भी हल्की ठंड थी, लेकिन वक्त की चाल बदल रही थी। रवीना अपनी गाड़ी में बैठने के लिए घर से निकलती है और पुरानी केस फाइल्स की कॉपी गाड़ी में बैठते ही उलट पुलट रही थी। एक नाम जो बार बार दस्तावेज में उभर रहा था वो था ओंकार नाथ राजदान, मुख्य गवाह और बाद में संदिग्ध। उसी वक्त खिड़की के कैफे कॉर्टस की दीवार पर एक पेंटिंग पर नजर जाती है उसकी। वही धुंधला चेहरा, वही आंखें जो कहीं देख रही थी और वही कुछ टूटा हुआ। वो पेंटिंग ईशा की थी और उसे अचानक से कुछ दिन पहले का फ्लैशबैक होता है। रवीना ने जब पहली बार ईशा के घर में उसकी पेंटिंग देखी थी तो एक अजीब सी बेचैनी हुई थी। उनमें कुछ ऐसा था जो बस झकझोर देने वाला था। हालांकि घर के अंदर जाने का तो उसे मौका ही नहीं मिला था। घर के बाहर की चारदीवारी ही पेंटिंग के लिए काफ़ी थी। और अब जब वो इस केस पर काम कर रही थी तो हर फ्रेम, हर ब्रश स्ट्रोक एक चुप चीख बनकर उभरती जा रही थी। रवीना मन में ही सोच रही थी, क्या ईशा जानती है ये सब? क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर उसका अतीत उसकी कला में उतार आया है और ये कला का उतरना जैसे किसी तरह का सबूत है जो उसे चाहिए और इसी तरह वो ईशा के घर तक पहुंचती है। रवीना उस शाम बिना बताए वहां पहुंची थी। ईशा अकेली थी और रवीना अचानक से दरवाज़ा नॉक करती है। ईशा चौंक कर उसे देखती है। तुम यहाँ? सब ठीक? पुलिस वाले अब क्या जिस कैफे में चाय पीते हैं उस कैफे के ओनर का पता लगाकर उसके घर भी जाने लगे हैं? रवीना मुस्कुराने की कोशिश करती है लेकिन हाथ में फाइल थी। हो सकता है कि कुछ नहीं, लेकिन चंद कैफे वाले की निगाहें ऐसी हो कि पुलिस वालों को भी अपनी थोड़ी मजबूरी छोड़नी पड़ती। कुछ देर के लिए चुप हो गई थी ईशा। तभी रवीना कहती है, वैसे तुमसे कुछ दिखाना था। ये तस्वीर देखो। उसने एक ब्लैक एंड वाइट फोटो निकाली। तभी ईशा कहती है, अंदर आ सकती हो, मैं वैसे भी प्राण नहीं लेती और तुम तो पुलिस वाली हो। तभी रवीना अंदर आने की कोशिश करती है और अपने मन में ही कहने की कोशिश कर रही थी, तुम जान से ज्यादा कुछ लेती हो। तभी उसके शब्द उसके मुंह से निकल आए। ईशा घूमती है, कुछ कहा तुमने? नहीं, मैं कह रही थी तुम चलोगी तब तो मैं पीछे पीछे चलूंगी। ईशा सिर को हिलाती है और उसे एक नज़र देखकर फिर से आगे बढ़ जाती है और रवीना उसके पीछे पीछे चल रही थी। वो फोटो देखने के लिए ईशा हाथ में लेती है जिसमें 2 पुलिस अधिकारी और उनके साथ खड़ा एक नौजवान आदमी। उनकी आंखों में वही बेचैनी थी जो ईशा की पेंटिंग में नजर आती थी। ईशा का अब चेहरा बदल गया था। ये तो मेरे पापा हैं। ये फोटो मैंने पहले नहीं देखी, पर तुम्हें कहाँ मिली है? एक केस में, बहुत पुराना है, 1991। उसमें एक लड़की की लाश मिली थी जिसकी गवाही तुम्हारे पापा ने दी थी, पर बाद में उनका नाम ही संदिग्धों में आ गया था। ईशा चुप हो गई। ये फाइल मैंने कभी नहीं देखी, पापा ने भी कभी कुछ ऐसा जिक्र नहीं किया। और तुम्हारी ये पेंटिंग, इनमें जो चेहरे हैं, जो सीन है, ये सब उस केस से मेल खाते हैं। तुमने कैसे बनाया ये शबीसा?
ईसा का गला सूख रहा था। पता नहीं, कभी कभी बस मेरे ख्वाब में कुछ चीज़ें आती है, कुछ जगह आती है, कुछ आवाज़, और फिर उसे मैं पेंसिल से बनाने की कोशिश करती हूँ। बचपन से ऐसा होता आया है। ईशा की बात सुनकर रवीना उसकी तरफ देखती है। और इससे तुम्हें परेशानी नहीं होती? जिंदगी में परेशानी के अलावा और कुछ नहीं होता। इस कारण से ऐसा करना ज़रूरी होता है, और अगर मैं इसे ना बनाऊं तो परेशानी बढ़ जाएगी। रवीना कुछ देर वहीं बैठी रही, लेकिन ये दोनों नहीं जान पा रहे थे कि और क्या ही बातें करें। रवीना उठने को होती है, तभी ईशा कहती है, वैसे घर पर कोई है नहीं, लेकिन तुम पहली बार आई हो, तो अगर चाय पीना चाहो तो मैं बना सकती हूँ। रवीना उसकी तरफ देखती है और फिर कल रात से उसके बेचैन हालात उसकी नज़र के सामने आ जाते हैं। वो डर कर कहती है, नहीं, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में चाय पी लूँगी, थैंक यू। और इतना कहकर वो घर से निकल गई थी। ईशा उसे गंभीर नजरों से देख रही थी और फिर कहती है, इससे क्या हुआ? ऐसा अजीब बिहेव क्यों कर रही है? उसी रात ओंकारनाथ राजदान का कमरा। ईशा अपने पापा से पास जाती है और उनसे सीधा सवाल कहती है, पापा, क्या आप जानते हैं SRH 2391 केस के बारे में? ओंकारनाथ का चेहरा सख्त हो गया। वो केस तो काफ़ी पुराना है, तुम्हें कैसे पता चला? कुछ नहीं, मेरे कैफ़े में एक लड़की आती है, नई नई पोस्टिंग हुई है उसके यहाँ पर, शायद किसी केस पर काम कर रही है। आज वो ही बता रही थी। और वो तुमसे कुछ पूछताछ करती है? अरे नहीं पापा, वो पूछताछ नहीं करती है, बस कुछ चीज़ें हैं जो मेरी पेंटिंग और उसके केस में बिल्कुल एक जैसे हैं, तो इसीलिए हम दोनों के बीच बातें हो जाती हैं। आपने गवाही दी थी? मैंने जो देखा था वो बताया था बेटा, पर उन्होंने मुझे ही कटघरे में खड़ा कर दिया। मेरी नौकरी छीन ली गई, तुम्हारी माँ ने मुझसे दूरी बना ली। क्या तुम भी अब वही करोगी ईशा? ईशा चुप रही, लेकिन उसके अंदर एक तूफान था। पापा, माँ ने आपसे दूरी नहीं बनाई। तुम्हारी माँ की बात हम नहीं करेंगे बच्चे, तुम्हारी माँ ने क्या किया ये अलग की बात है, लेकिन हाँ, उसका असर क्या हुआ ये सभी जानते हैं। और मैं तुम्हारी माँ को खो चुका हूँ, लेकिन अपनी बच्ची को मैं इन सब में नहीं पढ़ने देना चाहता। तो तुम्हारी वो जो भी दोस्त या कस्टमर, उनसे कहना कि इस केस से हमारे परिवार का कोई नाता नहीं है, और जितना हो हमारे परिवार को इन केस से दूर ही रखें। ईशा अपने पापा की बात सुनती है और उसके पास फिर उनके पास जाती है। आप माँ को आज भी मिस करते हो ना? मैंने दूसरी शादी कर ली है बच्ची। अब ये बातें अगर उठी तो तुम्हारी वहाँ खड़ी माँ मेरा गला दबा देगी। जाओ, जाकर सो जाओ, रात काफ़ी हो गई है। ओके पापा, पर ध्यान रखना। और हाँ, अगर कुछ ऐसा हुआ भी तो मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, इसकी गारंटी है। अच्छा, मतलब मेरा बच्चा बड़ा हो गया? बहुत बड़ा। और फिर वो उसके सर को सहलाते हैं और फिर ईशा उनके कमरे से बाहर निकल जाती है। इधर रवीना का कॉटेज दीवारों पर लगी ईशा की पेंटिंग्स को देख रही थी, जैसे हर पेंटिंग ही एक गवाही हो। तभी फोन बजा। ईशा थी। मैंने बात की पापा से, वो सब कुछ नहीं कह रहे, पर मेरी पेंटिंग में जो कुछ लिखा वो सब मेरे सपनों में आया है, और अब मुझे लगता है कि शायद मैंने जो देखा वो उन्होंने जिया है, लेकिन कुछ भी बताना नहीं चाहते हैं। उनकी बातों से लग रहा है काफ़ी डरे हुए हैं। वैसे अगर तुम्हें इन केस में मेरी कोई मदद चाहे तो तुम हमेशा बता सकती हो, लेकिन हाँ, मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि पापा को इन सब के बीच में मत लेकर आना कभी भी। रवीना की आवाज़ भारी थी। ये केस अब सिर्फ कानून का नहीं रहा ईशा, ये तुम्हारा भी सच है, तुम्हारे पापा का अतीत है, और शायद तुम्हारी माँ के कुछ राज। तुम्हारा भविष्य भी इस पर निर्भर करता है। दूसरी तरफ ईशा थोड़ी देर चुप रही और फिर कहती है, अगर भविष्य की परवाह कर कर वर्तमान को बर्बाद कर दिया जाए तो ये कहीं से उचित नहीं होगा। और अगर ऐसी कोई परिस्थिति कभी आती है
तो मैं तुमसे सिर्फ एक ही मदद चाहूँगी रवीना, कि वो ये बातें सबसे पहले तुम मुझे बताओ, ताकि मैं अपने परिवार को तो बचा सकूं। दोनों के बीच बातें थम जाती है और रात यूं ही गुजर जाती है, ईशा की कुछ सोचते हुए और रवीना की कुछ खंगालते हुए। कुछ सबूत, कुछ पेंटिंग्स और कुछ नाम। इधर रात के 1 बजे अचानक से ईशा की नजरें फिर से उस कैनवस पर, जो कि अब खाली पड़ा हुआ था। उसकी आंखें खुल गई थी और अब उसे नींद नहीं आती। बेचैनी मानो उसके मस्तिष्क का दरवाजा खटखटाई जा रही थी। वो उठती है और एक नई पेंटिंग बनाती है। कैनवस पर एक खंडर, एक लड़की की धुंधली परछाई और सामने एक आदमी जिसके हाथ खून से रंगे थे, लेकिन चेहरा अभी भी अधूरा था। रवीना खड़ी थी पीछे, देख रही थी और दूसरी तरफ सोचती है। ईशा की पेंटिंग काफी कुछ कहती है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये जगह है कहाँ, या अब जहाँ थी वहाँ अब क्या है। इधर ईशा वो पेंटिंग बनाई जा रही थी और उधर रवीना उसकी पेंटिंग में खोई हुई थी। तभी अचानक से ईशा रवीना को फोन लगाती है। रात के 1:30 बज गए थे। रवीना को ईशा की चिंता हुई। उसने तुरंत फोन उठाया। ईशा, आर यू ओके? तुम ठीक हो? तुम मेरे घर नहीं आ सकती अभी। क्या तुम मेरे कैफे आ सकती हो अभी तुरंत? हाँ, लेकिन हुआ क्या है? ज़्यादा सवाल मत करो प्लीज़, मेरे कैफे आ जाओ, मैं भी निकल रही हूँ। नो, होल्ड ऑन। तुम अपने घर के बाहर निकल कर 10 कदम आगे बढ़ो, मैं वहाँ आ रही हूँ, फिर वहाँ से तुम्हें लेकर चलूँगी। ऐसे आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रवीना तुरंत अपने कॉटेज से बाहर निकलती है, गाड़ी पर बैठती है और सीधे ईशा के घर पहुँचती है, जहाँ ईशा बीच रास्ते उसका इंतज़ार कर रही थी। रवीना उसे गहरी नज़रों से देखती है और वो दरवाज़ा खोलकर उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। क्या हुआ? अर्जेंट क्यों बुलाया? सब ठीक है ना? तुम ठीक हो ना? पुलिस वाले दूसरे की परवाह भी करते हैं, जानकर अच्छा लगा। जस्ट शट अप, विल यू? अब बताओ क्या हुआ? ओके, भड़क क्यों रही हो? कैफे तो चलो। ओके। और उसके साथ ही रवीना चुपचाप कैफे की तरफ मोड़ देती है। रास्ते भर दोनों शांत थे। ईशा किसी ख्वाबों में गुम और रवीना कभी कभार उसकी तरफ नजरें डालती है और फिर पूछती है, अब बताओगी? नहीं, कैफे से पहले तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी। अब कौन भड़क रहा है? तो तुम ऐसे सवाल कर रही हो, मैं क्या करूं फिर? ओके, सॉरी। फिर बोलो एक बार। क्यों बोलो? नहीं, मुझे देखना है कि जब खड़ूस पुलिस वाले लोग सॉरी बोलते हैं तो कैसे लगते हैं। बोलो बोलो एक बार। नहीं बोलना, और तुमसे बोल के गलती कर दी। ईशा मुस्कुराती है और रवीना के चेहरे पर अचानक ही मुस्कान उभर आती है। वो दोनों कैफे पहुंचते हैं और रवीना को ईशा वो चित्र दिखाती है जो उसने अभी अभी बनाई थी। रवीना उसे देखती है और उस खंडर के पास कुछ ऐसा लिखा था जो रवीना की आंखों को पूरी तरह से बड़ा बड़ा करने पर मजबूर कर देता है। और वो कहती, कैसे? पता नहीं, अभी अचानक सोई थी और ये ख्याल आया तो मैंने इसे बना दिया। रवीना चुपचाप उस पेंटिंग को देख रही थी। क्या तुम्हें पता है अब ब्रश स्ट्रोक कहाँ पड़ेगी? ईशा ने धीरे से कहा। नहीं, इस बार लेकिन मैं डरूंगी नहीं, और अगर इससे कहीं कोई भी नाता है मेरा या मेरी माँ का, तो मुझे वो जानना है रवीना, किसी भी सूरत में। मैं जानना चाहती हूँ उस अधूरे सच को जो मेरे दिमाग में बरसों से पनप रहा है। इधर रात गहराती जा रही थी और वो दोनों फिर से वहाँ बैठकर चाय पीते हैं और उस पेंटिंग पर घंटों बातें करते हैं। उस पेंटिंग पर बातें करते करते जाने कब ईशा की आँख लग जाती है और वो रवीना के कंधे पर ही सर रखकर सो जाती है। लेकिन रवीना के अंदर मानो इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि वो खुद भी हिल डुल सके।
वो थोड़ा भी अपने बदन को हिला सके। आखिर ईशा के जाग जाने का डर ही काफी था। वो सुकून जो ईशा को सोते देख हो रहा था, वो रवीना ने अपने आज तक के करियर में भी महसूस नहीं किया था। और यही चीजें उसे डरा रही थी कि वो रवीना से, जिससे लोग बातें करने तक में हिचकते हैं, ये लड़की बेहोश सी उसके कंधे पर सर रखकर पड़ी है। और अजीब बात यह है कि रवीना उसे हटाना भी नहीं चाहती है। दूसरे दिन सुबह रवीना अपने कॉटेज की तरफ निकलती है, फाइल्स बैग में रखती है और पथरीले रास्ते होते हुए दोपहर के समय वो गांव से बाहर जाने लगती है। जीप की खिड़की से बाहर झांकती रवीना की आंखें चुप थी, मगर उसके भीतर हलचल बढ़ी हुई थी। ईशा उसके बगल में बैठी थी, हाथ में वही स्केचबुक थी जिसने कभी कभी वो अपने दर्द को कागज पर उकेरती है। ये रास्ता मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है? ईशा अचानक से खुद से ही सवाल करती है। रवीना ने उसे बिना देखे पूछा, तुम यहाँ पहले आई हो कभी? ईशा ने धीरे से सिर हिलाया। शायद बहुत छोटी थी, यह हो सकता है किसी पेंटिंग के जरिए महसूस किया हो। रवीना ने उसकी बात पर गौर किया। अजीब था, पर ईशा की पेंटिंग में जो डर, जो खालीपन और जो आंसुओं से ठंडी रंगत होती थी, वो अक्सर किसी सच्ची जगह की याद दिला देती थी। दोपहर को निकले इन लोगों को शाम के 5 बज चुके थे। गांव में कदम रखते ही दोनों को एक सन्नाटा घेर लेता है। एक वीरान स्कूल, बंद कुएं और मिट्टी से लिपटी गलियां। ईशा के चेहरे पर बेचैनी थी, वो किसी अदृश्य डर को देख रही थी। यहाँ 2004 में आखिरी बार नेहा रैना को देखा गया था, रवीना ने फाइल खोलते हुए कहा। स्कूल की एक स्थानीय शिक्षिका ने पुलिस को बताया था कि एक बच्ची दोपहर में स्कूल से बाहर निकली थी और फिर वो इस जगह पर कभी नहीं लौटी। ईशा की आवाज़ किसी डर से कांप रही थी। और फिर 1 हफ्ते बाद केस बंद कर दिया गया। वजह कोई सुराग नहीं मिला। रवीना की आंखें सख्त हो गई। और उस केस को बंद करवाने वाले में सबसे ऊपर नाम जानती हो किसका था? ईशा रवीना को देख रही थी। ओंकारनाथ राजदान का। ईशा सन्न थी। ये झूठ है। पापा कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। वो तो बच्चियों से बहुत प्यार करते थे और उनको संभालने, उनकी केयर करने का सारा जिम्मा पापा पर था। मैं मान ही नहीं सकती कि मेरे पापा ये काम कर सकते हैं। मैंने खुद से कुछ नहीं कहा ईशा। रवीना ने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा। पर फाइल्स में उनके सिग्नेचर हैं। रिपोर्ट को झूठ मानने की सिफारिश उन्होंने ही की थी। और आखिर उन्होंने ये क्यों की थी, इसके पीछे भी कोई कारण हो सकता है। एक पुरानी सरकारी स्कूल, जंग लगे गेट और टूटी खिड़कियां। जाने कितने साल पहले इस स्कूल को बंद कर दिया गया था। दोनों अंदर जाते हैं। अंधेरा और दीवारों पर बच्चों के पुराने नाम अब भी खुरचे हुए थे। ईशा एक दीवार के पास ठिठक गई। वहाँ हल्के नीले रंग पर खून के छींटे से मिलते जुलते धब्बे अब भी नजर आ रहे थे। उसने रवीना से कहा, ये देखो, ये क्या हो सकता है? रवीना झुकी और कुछ देर उसे देखते रही। दीवार पर एक पुराने लॉकेट की पेंटिंग बनी हुई थी। रवीना फोन निकालती है और उसका फोटो क्लिक करती है। उसने दस्ताने पहने और फिर अंदर एक लकड़ी की छोटी सी अलमारी थी। उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन अलमारी बंद थी। वो कहती है, इसकी चाबी कहाँ होगी? तुम्हें इतने सालों बाद बंद पड़े स्कूल की चाबी कौन देगा रवीना? तुम्हें पुलिस किसने बनाया? रवीना उसकी तरफ घूमती है। अच्छा, और तुम्हारे पास कोई आइडिया है कि इसे कैसे खोला जाए? नहीं, तुम हटो वहां से। व्हाट? हटो। और वो जैसे ही अलमारी टच करने जाती है, रवीना उसका बाह को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेती है। रुको। और वो अपने बैग से हाथ के 2 ग्लव्स निकाल कर उसे देती है। इसे पहनो। पुलिस बनने वाले कोई लक्षण तो तुम्हारे अंदर भी नहीं है, लेकिन डिटेक्टिव जरूर बनना है तुम्हें।
ईशा बस उसे देख रही थी और वो ग्लव्स पहनती है और फिर जो है अपने माथे की हेयर पिन खोलती है, उससे अलमारी खोलने की कोशिश करती है और थोड़ी मशक्क़त के बाद अलमारी खुल जाती है। देखा, इसे कहते हैं दिमाग। मतलब तुम चोरनी भी हो, अपने घर से क्या क्या चुराया तुमने? व्हाट द, मैं क्यों चोरनी होंगी? और ये कैसा, मतलब क्या बोल रही हो तुम? हाँ, तभी तो इतने आसानी से क्लिप खोल के दरवाज़ा खोल लिया। ओ हेलो, ये हम लोग स्कूल में किया करते थे। स्कूल में जब मैम चौक नहीं देती थी और सारे चौक इधर उधर हो जाते थे तो चुराना पड़ता था। मतलब मैंने सही कहा, तुम तो छोड़ नहीं रही हो। नहीं, मैं एक सेंसिबल इंसान रही हूँ जो अपने फेवरेट टीचर के लिए सारा कुछ व्यवस्थित करके रखती थी। अच्छा, अगर फेवरेट टीचर के लिए इतना करती थी तो यदि जीवन में कोई फेवरेट इंसान बन गया तो क्या करोगी ईशा? ईशा कुछ देर के लिए चुप हो गई थी। रवीना का यूं करीब आकर उससे ये सवाल पूछना और उसकी आंखों में देखना उसके अंदर की बेचैनी को बढ़ा रहा था। ऐसी बेचैनी जिसे वो नाम भी नहीं देना चाहती थी, लेकिन उससे दूर भी नहीं रहना चाहती थी। ईशा थोड़ी देर बस रवीना की उस नज़रों को देखती रही जिसमें सवाल थे जो बेसब्री से जवाब का इंतज़ार कर रहे थे, और ईशा चाह कर भी उन सवालों के जवाब नहीं जानती थी। तो तुम्हें कोई काम नहीं है तो हम चले यहाँ से? रवीना उसे देखकर मुस्कुराती है और थोड़े और पास आकर कहती, ओहो, तो जब ईशा नर्वस होती है तो वो तुतलाने लगती है। रवीना, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। अच्छा, और अगर कोई बोले कि पुलिस वाले की जान क्यों ली तो फिर क्या कहोगी? यही कि वो मुझे परेशान कर रही थी। अच्छा, तो मैं पहली इंसान हूँ जो तुम्हें परेशान कर रही हूँ? नहीं, तुम पहली इंसान हो जो परेशान करने के साथ मुझे और भी कुछ। मतलब कि तुम जल्दी देखो, हमें जाना है। इस गांव में पूछना पड़ेगा कहीं रुकने के लिए या निकलने के लिए। हमें कोई फ्री में यहाँ नहीं रहने देगा। रवीना उसकी बात को सुन सिर हिलाती है और फिर से उस अलमारी के पास जाती है, उसे खोलती है। उसमें कई बच्चों के अटेंडेंस लिस्ट के अलावा रजिस्ट्रेशन फॉर्म और जाने कितनी चीज़ें पड़ी हुई थी। और अचानक से 2004 के एक डॉक्यूमेंट को बाहर निकालते ही कुछ पन्नों को उल्टाते उसके हाथ नेहा रैना के इंफॉर्मेशन लगते हैं और वो उसे गौर से देखे जा रही थी। इधर ईशा 1991 के केस की बात सुनी थी उसने रवीना से। वो उसकी दराज खोलती है और वहाँ के सारे फाइल्स को निकालती है और वो रवीना से पूछती है, 1991 में जो मामला हुआ था उसमें मुजरिम कौन था? तुम्हें नाम याद है? रवीना उसकी तरफ देखती है और नाम सिर हिलाती है। ओके, ये रही फाइल, ये हमारे कुछ काम आ सकती है, तो क्या मैं इसे रख लूँ? हाउ सेंसिबल, जरूर रख लो। और इसके साथ वो नेहा रैना से जुड़े पेज को बाहर निकालती है और बाकी डॉक्यूमेंट को रखकर दरवाज़ा बंद कर देती है। तभी दरवाजे की आहट से एक फ़ोटोग्राफ नीचे गिरता है और वो फ़ोटोग्राफ ईशा उठाती है और जब वो उस तस्वीर का चेहरा देखती है मानो उसके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। आखिर क्या था उस तस्वीर में? कौन थी वो लड़की जिसका चेहरा उस तस्वीर पर गुदा हुआ था? जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें।